कैरिबियन सागर के शांत नीले पानी के बीच एक खुशहाल परिवार अपनी आलीशान यॉट पर छुट्टियां मना रहा था। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे थे और पूरा परिवार बेफिक्र होकर इस पल का आनंद ले रहा था। इसी दौरान माँ जूलिया तैरने के लिए समुद्र में उतरती है। वह आराम से पानी में तैर रही होती है कि तभी उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चीज ने उसके पैर को हल्के से छुआ हो। वह चारों ओर नजर दौड़ाती है, लेकिन पानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सोचती है कि शायद यह उसका वहम है और फिर से तैरने लगती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही एहसास दोबारा होता है। लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाए संगीत सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वहीं उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया लगातार पानी में संघर्ष करती रहती है। उसका दम घुटने लगता है और पानी उसके मुंह में भरने लगता है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा। वह पूरे यॉट पर उसे ढूंढता है और तभी उसकी नजर समुद्र में संघर्ष करती जूलिया पर पड़ती है। वह तुरंत बच्चों को बुलाता है और यॉट को जूलिया के करीब ले जाता है। फिर बिना एक पल गवाए समुद्र में छलांग लगा देता है। टॉम तेजी से तैरकर जूलिया तक पहुंचता है और उसे मजबूती से पकड़कर वापस यॉट की ओर ले जाता है। बच्चों की मदद से दोनों किसी तरह यॉट पर चढ़ जाते हैं। पूरा परिवार जूलिया को संभालता है। वह खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वह सोचती है कि शायद समुद्र की तेज धारा उसे खींच रही थी। उसी रात परिवार बेन का जन्मदिन मनाता है। केक काटा जाता है, तोहफे दिए जाते हैं और कुछ समय के लिए सब लोग सुबह की घटना भूलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है ताकि आराम से बात कर सके। कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड उसे शहर के ऊपर छाए विशाल काले तूफानी बादल दिखाता है। लेकिन तभी अचानक वीडियो रुक जाता है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी घबराकर वापस परिवार के पास आती है और सबको पूरी बात बताती है। टॉम उसे समझाता है कि वे समुद्र के बीच हैं, इसलिए नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। तभी उन्हें बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक विशाल झुंड उनके पास से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का अनुसरण करती हैं। लेकिन जब कोई बड़ा तूफान या चुंबकीय गड़बड़ी होती है तो वे रास्ता भटक जाती हैं और गलत दिशा में चली जाती हैं। इतने में अचानक पूरी यॉट जोर से हिल जाती है और बेन गिर पड़ता है। टॉम को शक होता है कि शायद किसी चीज ने यॉट को नुकसान पहुंचाया है। वह डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के अंदर जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर गहरा कट लगा होता है। जूलिया तुरंत उसकी मरहम पट्टी करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे अपने पीछे किसी बहुत बड़े जीव की मौजूदगी महसूस हुई। जैसे ही वह पलटा, अचानक उसके कंधे पर गहरा कट लग गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो भी था वह बहुत विशाल था। वह यह भी बताता है कि यॉट का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। जूलिया लगातार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि कैसी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढती रहती है, लेकिन कहीं भी सिग्नल नहीं मिलता। उसी समय कैसी अचानक एक अजीब सी डरावनी आकृति देखकर चीख पड़ती है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वह बेन है, जिसने डरावना मास्क पहनकर मजाक किया था। थोड़ी ही देर बाद यॉट का इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है। अब वे समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे। रेडियो पर अचानक किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इतनी ज्यादा रुक रुक कर कि एक भी शब्द समझ नहीं आता। टॉम सबको दिलासा देता है। वह कहता है कि उनके पास लगभग 4 दिन का खाना और पानी है। अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई मछली पकड़ने वाली नाव उन्हें देख लेगी। लेकिन तभी यॉट का रडार अचानक किसी बड़ी चीज का संकेत देता है। साथ ही समुद्र में एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजने लगती है। पूरा परिवार बाहर भागता है। आसमान की ओर देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। दर्जनों जलते हुए आग के गोले तेजी से पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। अचानक एक जलता हुआ गोला उनकी यॉट के बिल्कुल पास समुद्र में आ गिरा। यह देखकर टॉम तुरंत इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश करता है। इंजन किसी तरह स्टार्ट तो होता है, लेकिन यॉट मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाती है। उसी समय बेन इंजन से उठता हुआ धुआं देखता है। टॉम नीचे जाकर जांच करता है और समझ जाता है कि इंजन पूरी तरह जल चुका है। अब यॉट कहीं नहीं जा सकती। धीरे धीरे हवा की रफ्तार भी खतरनाक होती जा रही थी। परिवार अंदर चला जाता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि यॉट का कंपास पागलों की तरह घूम रहा है। अचानक पूरी यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर गिर पड़ता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है।
समुद्र की विशाल लहरें यॉट से टकराने लगती हैं। टॉम तेज हवा से लड़ते हुए बाहर रखे बॉक्स तक पहुंचता है और वहां से लाइफ जैकेट निकालकर परिवार को पहनाता है। तभी अचानक पूरी यॉट की बिजली चली जाती है। टॉम तुरंत बिजली के पैनल तक पहुंचकर उसे दोबारा चालू करता है। जैसे ही रोशनी वापस आती है, बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। अगली सुबह सबकी आंख खुलती है। वे हैरान रह जाते हैं कि वे अभी भी जिंदा हैं। हालांकि उनकी यॉट लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। जब वे बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां कल तक चारों तरफ अथाह पानी था, वहां अब दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और रेगिस्तान फैला हुआ था। उनकी यॉट अब रेत पर फंसी हुई थी। कुछ देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। कैसी बार बार अपने फोन में नेटवर्क ढूंढती है, लेकिन अब भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। बेन आसपास पड़े मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। यह सुनकर कैसी टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद अब जिंदा नहीं होगा। वह रोते हुए अंदर चली जाती है। उधर टॉम और जूलिया बचा हुआ सामान इकट्ठा करने लगते हैं। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक बड़े पत्थर से बांधकर हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर आसपास कोई जीवित इंसान हो तो उन्हें देख सके। इसी बीच रेडियो पर अचानक किसी की आवाज आती है। इस बार संपर्क हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी था जिसका नाम नाव था। वह एक पनडुब्बी सबमरीन का कप्तान था। उसने बताया कि उसकी पनडुब्बी भी समुद्र सूखने के बाद जमीन पर फंस गई है। वह समझाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलने की वजह से महासागर अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ चले गए हैं और ज्यादातर जमीन पानी के नीचे डूब गई होगी। उसके अनुसार कुछ दिनों बाद ध्रुव दोबारा बदलेंगे और समुद्र वापस लौट आएगा। लेकिन जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचेगी। इसलिए उसने सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पहुंच जाओ। तभी टॉम दूर किसी आदमी को अपनी ओर आते हुए देखता है। वह लंगड़ा कर चल रहा था। टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन अगले ही पल अचानक उसी बोतल से टॉम के सिर पर जोरदार वार कर देता है। टॉम संभल भी नहीं पाता कि वह हारपून सीधे उसके पेट में घोंप देता है। फिर वह आदमी बेरहमी से उसका गला भी काट देता है। वह अपना हारपून जूलिया पर फेंकता है। जूलिया किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसकी बाह बुरी तरह घायल हो जाती है। वह पूरी ताकत से यॉट की ओर दौड़ती है और अपने दोनों बच्चों कैसी और बेन को अंदर छिपा देती है। कुछ ही पलों में वह आदमी यॉट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। पहले वह खाने का सामान उठाता है, फिर पूरे यॉट की तलाशी लेने लगता है। जूलिया दीवार के टूटे हिस्से से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी उस आदमी का कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए जूलिया मजबूर होकर चाकू से कुत्ते को मार देती है। जब वह आदमी अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जूलिया दोबारा यॉट के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है। वह जूलिया को बेरहमी से पीटता है, उसके बाल पकड़कर सिर फर्श पर पटकता है और उसका गला दबाने लगता है। सोफे के अंदर छिपे कैसी और बेन यह सब देख रहे होते हैं। आखिरकार कैसी हिम्मत जुटाती है और फ्लेयर गन से उस आदमी पर गोली चला देती है। फ्लेयर लगते ही उसके शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी यॉट आग की लपटों में घिर जाती है। बाहर आकर तीनों टॉम के शव के पास बैठते हैं। आंसुओं के साथ वे उसे अंतिम विदाई देते हैं। तभी जलती हुई यॉट से वही आदमी फिर बाहर निकल आता है। तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और कुछ ही सेकंड बाद पूरी यॉट एक भीषण धमाके के साथ फट जाती है। काफी देर तक चलते रहने के बाद वे एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था, क्योंकि वह पागल आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें सूखे समुद्र की तलहटी दिखाई देती है, जहां विशाल हैमरहेड शार्क, व्हेल और अनगिनत समुद्री जीवों की लाशें पड़ी थीं। हर तरफ प्लास्टिक का कचरा और जहाजों का मलबा फैला हुआ था। लंबी यात्रा के दौरान उनका पानी लगभग खत्म हो जाता है। तभी पता चलता है कि कैसी ने पानी की बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। गुस्से में जूलिया उसे डांट देती है। कैसी भी टूट चुकी होती है। वह चिल्लाकर कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। मां बेटी के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन आखिरकार वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है और वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। रात को जूलिया टॉम की जैकेट से उनकी पुरानी पारिवारिक तस्वीर निकालती है और रोने लगती है।
कैसी पूछती है कि उसकी और टॉम की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। जूलिया मुस्कुराते हुए बताती है कि वह अस्पताल में नर्स थी और टॉम उसका मरीज बनकर आया था। उसी रात कैसी बाहर जाती है, तभी वही हत्यारा फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जूलिया उस पर टूट पड़ती है और गुस्से व दर्द में उसे बार बार चाकू मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। अगली सुबह वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश पर अनगिनत कीड़े और केकड़े जमा होने लगे हैं। कुछ देर बाद बेन प्यास से परेशान होकर एक छोटे तालाब का पानी पीने लगता है, लेकिन जूलिया समय रहते उसे रोक लेती है। कड़ी धूप और थकान से बेन की हालत बिगड़ने लगती है। माँ और बेटी टूटी हुई कुर्सियों से उसके लिए अस्थायी छाया बनाती हैं और जूलिया उसे दवा का इंजेक्शन देती है। सुबह अचानक अजीब आवाज सुनकर जूलिया की नींद खुलती है। बाहर निकलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। हजारों विशाल केकड़ों का झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। तीनों जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगते हैं। उन्हें एक विशाल कार्गो जहाज दिखाई देता है। जहाज पर 3 लोग जिंदा थे, लेकिन डर के कारण वे परिवार को अंदर आने नहीं देते और खुद कंटेनर में छिप जाते हैं। कुछ ही सेकंड में केकड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। तीनों लोग केकड़ों का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। जूलिया भी उनके हमले में घायल हो जाती है। रेत के तूफान के बाद परिवार को एक कंटेनर में पानी की कई बोतलें मिल जाती हैं। वहीं उन्हें एक रेडियो और बंदूक भी मिलती है। जूलिया दोबारा नाव से संपर्क करती है। नाव बताता है कि समुद्र अब पहले से कहीं जल्दी लौटने वाला है और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। वह एक फ्लेयर दागता है ताकि परिवार उसकी दिशा पहचान सके। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें दूर पनडुब्बी दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल चट्टानी पहाड़ी पार करनी होती है। जैसे ही वे चढ़ना शुरू करते हैं, जमीन कांपने लगती है और भारी चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। भूस्खलन के कारण जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन कैसी अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार जूलिया उसे मजबूर करती है कि वह बेन को लेकर पनडुब्बी तक पहुंच जाए। जब बच्चे पनडुब्बी तक पहुंचते हैं तो नाव गंभीर रूप से घायल मिला। मरने से पहले वह उन्हें पनडुब्बी की चाबियां दे देता है। कैसी अपनी मां को लेने वापस दौड़ती है। उधर जूलिया पर फिर से विशाल केकड़ों का झुंड हमला कर देता है। वह बंदूक से लगातार गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय कैसी ऊपर से अपना हाथ बढ़ाती है। जूलिया पूरी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ती है और दोनों मां बेटी पनडुब्बी की ओर दौड़ पड़ती हैं। बेन बाहर खड़ा होकर केकड़ों को रोकने के लिए गोलियां चलाता रहता है। आखिरकार तीनों पनडुब्बी के अंदर पहुंच जाते हैं और हैच को मजबूती से बंद कर देते हैं। उसी क्षण धरती जोर से कांपती है। कुछ ही सेकंड बाद महासागर की अरबों टन पानी की दीवार वापस लौटती है और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। भयंकर लहरें पनडुब्बी को उठाकर इधर उधर पटकने लगती हैं। अंदर बैठे जूलिया, कैसी और बेन एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। फिर वही रहस्यमयी तीखी आवाज सुनाई देती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी आंख खुलती है। वे राहत की सांस लेते हैं कि वे अभी भी जिंदा हैं। जैसे ही वे पनडुब्बी का हैच खोलकर बाहर निकलते हैं, वे देखते हैं कि पनडुब्बी एक बर्बाद शहर के बीच आकर रुक गई है। चारों तरफ तबाही थी, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उनके सामने फिर से जमीन, इमारतें और सभ्यता के निशान मौजूद थे। यानी मानव सभ्यता को दोबारा बसाने की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। समाप्त।